हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर ऑडिटिंग सीरीज में। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम। जी हाँ, क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले एक ऑडिटर को, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आएंगे या आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर। तो लेमन टर्म्स में समझाऊँ तो ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है। तो ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल प्लान होता है जो एक ऑडिटर बनाता है कि वो और उसका स्टाफ क्या करेगा ऑडिट के दौरान, कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कितने टाइम के अंदर करेगा, उसका जो डिटेल प्लान होता है उसको हम लोग ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। तो अभी आपको डेफिनेशन दिखेगी, तो देखो डेफिनेशन दिख रही है, स्पाइसर एंड पेगलर ने दिया डेफिनेशन। एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान of the auditing work to be performed by an auditor during the course of audit। कहने का मतलब ऑडिटर क्या काम करेगा, ऑडिटर का मतलब ऑडिटर उसका स्टाफ क्या काम करेगा ऑडिट कोर्स के दौरान, उसका जो डिटेल प्लान होता है उसको ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें लिखा होता है कौन क्या काम करेगा, कितने टाइम के अंदर करेगा और कैसे करेगा। तो वो लिखा है, देखिए, इट इंक्लूड्स द डिटेल प्लानिंग रिगार्डिंग विच वर्क विल बी डन बाय होम, इन विच मैनर एंड विद इन व्हाट टाइम। तो एकदम इजी डेफिनेशन बोलूँ तो ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बाय एन ऑडिटर, which includes which work will be performed by whom, in which manner and within what time। ये जो डेफिनेशन है वो दी है स्पाइसर एंड पेगलर ने। तो अब आपको ऑडिट प्रोग्राम का मतलब तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखेगा एक ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले। तो वो लिखा है डिटेल्स टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, कि एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले और ऑडिटर को कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपना अपॉइंटमेंट चेक करना चाहिए कि क्या उसका अपॉइंटमेंट लॉ के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ। कहने का मतलब हर एक ऑडिटर को कंपनी अपॉइंट करती है कि हाँ भाई ये पर्सन है, स्पेसिफिकली अपॉइंट किया गया है आने वाले 5 सालों के लिए ऑडिटर। और डिटेल उसका वीडियो देखना हो तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, आप वो देख सकते हैं। लेकिन ऑडिटर का काम है कि देखना कि उसका लॉ के हिसाब से अपॉइंटमेंट हुआ है या नहीं हुआ, और रिजोल्यूशन जो पास होना चाहिए अपॉइंटमेंट के टाइम पे वो रिजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ। इन द सेम वे अपने से पहले ऑडिटर दैट इज प्रीवियस ऑडिटर से उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि क्या ऐसा कोई रीजन तो नहीं है कि उसको ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो लिखा है, देखिए, The auditor should first ascertain that his appointment is properly made। उसको देखना है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रॉपरली है कि नहीं। Where a resolution appointed as an auditor is required to be passed, कहने का मतलब अगर रिजोल्यूशन पास होना चाहिए था तो ऑडिटर को देखना है, द ऑडिटर शुड सी दैट सच रिजोल्यूशन इज पास, कि वो रिजोल्यूशन एक्चुअली में पास हुआ है या नहीं हुआ। वेयर इज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब उससे पहले कोई और प्रीवियस ऑडिटर था तो उससे कम्युनिकेट भी करना पड़ता है कि क्या उसको कोई एतराज तो नहीं है या ऐसा कोई रीजन तो नहीं है कि उसको ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो लिखा है ही शुड ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम हिज प्रीडेसेसर मतलब प्रीवियस ऑडिटर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोई फॉर्मल लेटर नहीं होता है, बस एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ भाई कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जो हमारे प्रीवियस ऑडिटर है उसको ऐसा लगता हो कि हमको ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अकाउंटिंग सिस्टम। अब एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले एक ऑडिटर को पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, कि जिस कंपनी का वो ऑडिट करना चाह रहा है वो अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे फॉर्म करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, कैश बेसिस पे, मर्केंटाइल बेसिस पे। तो जो भी बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है वो पता होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। तीसरा होता है इंटरनल चेक सिस्टम। अब व्हाट डू मीन बाय इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फ्लो ऑफ वर्क को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक कर ले। अगर स्पेसिफिकली डेफिनेशन बोलूँ तो internal check system is a system in which flow of work is divided in such a way that work of one person gets automatically checked by another person। ये जो डेफिनेशन है वो डी पॉलर ने दी है। कहने का मतलब एक कंपनी जिसमें इंटरनल चेक सिस्टम बहुत स्ट्रांग है उस कंपनी में बहुत डिटेल में ऑडिट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। कहने का मतलब टेस्ट चेकिंग भी चल जाती है। टेस्ट चेकिंग का मतलब
हम लोग जब सैम्पलिंग बेसिस पे टेस्ट चेकिंग करते हैं या सैम्पलिंग बेसिस पे चेकिंग करता है ऑडिटर, तो उसको टेस्ट चेकिंग बोलते हैं। लेकिन अगर उसका इंटरनल चेक सिस्टम बहुत ही बेकार है, मतलब कंपनी का इंटरनल चेक सिस्टम बराबर से नहीं चल रहा है, तो ऑडिटर को पता चलेगा कि यहाँ पे टेस्ट चेकिंग नहीं कर सकते, हम लोग को पूरी डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले उसको पता होना चाहिए कि कंपनी का इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है, क्या वो स्ट्रांग है, रिलायबल है, या बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, या बिल्कुल भी ऐसा है कि जब को सब कुछ चेक करना ही पड़ेगा, मतलब वीक इंटरनल चेक सिस्टम तो नहीं है। तो वो चेक करना भी जरूरी है एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ ऑफिसर एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए ऑडिट प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि कौन क्या काम करेगा, कितने टाइम के अंदर करेगा और कैसे करेगा, वो सब कुछ लिखा होता है। तो हर एक ऑडिट स्टाफ को, ऑडिटर को पता होना चाहिए कि कौन कौन से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और कौन कौन से एम्प्लॉयज की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है। कहने का मतलब अगर मुझे कोई एरर है, दैट इज अगर मैं ऑडिटर हूं कंपनी का और मुझे कोई डाउट है, तो मैं किस स्टाफ के पास जाके उस पर्टिकुलर डाउट का रिजोल्यूशन ला सकता हूँ या सोल्यूशन ला सकता हूँ। तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, तो मैं किस पर्सन के पास जाऊंगा अपनी क्वेरीज लेके। तो ज़रूरी है कि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, वो हर एक ऑडिटर को और उसको स्टाफ को पता हो एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले। नेक्स्ट आता है द कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। जैसे हमारे देश का संविधान होता है, वैसे हर एक कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसको हम लोग एमओए और एओए बोल सकते हैं। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें लिखा होता है कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और एओए में लिखा होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के कैसे जो पावर्स दिए हैं एमओए ने, उसका कैसे यूज कर सकती है कंपनी। तो वो किस में लिखा होता है, एमओए और एओए में। वैसे ही कंपनी की मिनट्स भी पता होनी चाहिए, दैट इज कंपनी की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ उस मिनट्स में लिखा होता है। तो कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना भी ऑडिटर को पता होना चाहिए, ताकि वो अपने ऑडिट प्रोग्राम में अकॉर्डिंगली काम बना सके, ऑडिट प्रोग्राम को अकॉर्डिंगली बना सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से एमओए और एओए भी पढ़ लेने का कंपनी का, ताकि हम लोग को कंपनी का काम करने में समझ पड़े। तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या मतलब है, कंपनी का एमओए और एओए। तो ऑडिटर हमेशा एमओए और एओए पढ़ लेगा, उसके हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। लास्ट है टेक्निकल डिटेल ऑफ बिजनेस। देखिए हर एक बिजनेस अलग होता है, वैसे ही ऑडिटर को उस बिजनेस की टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में ऑडिट करने जा रहा हूं और वो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर जो टेक्निकलिटीज यूज होती है कि हाँ भाई जो ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रक्स चल रहे हैं, ट्रक्स के ड्राइवर्स हैं, उनको कैसे सैलरी दी जाती है, कैश में दी जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि हो सकता है ट्रक के ड्राइवर के पास अकाउंट ही ना हो, तो हो सकता है उनको थोड़ा कैश में दिया जाता है। तो हम लोग पूछेंगे क्यों अकाउंट नहीं है, क्यों अकाउंट नहीं खुलवाएगा, एंड सो ऑन। तो हर एक बिजनेस की कुछ कुछ टेक्निकलिटीज होती है जिसको समझना बहुत जरूरी है एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले। तो हर एक ऑडिटर को जरूरी है कि वो उस बिजनेस की टेक्निकलिटीज को समझ ले, उसके हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाए। और लास्ट में प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट को भी पढ़ ले। देखिए अपनी ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले वो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लेगा, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेगा, उसके हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा, क्योंकि प्रीवियस ऑडिटर क्या सोचता है वो भी बहुत मैटर करता है हमारा काम शुरू करने से पहले, क्योंकि उसका ओपिनियन, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा ऑफकोर्स जो हमसे पहले ऑडिटर होगा, तो वो भी एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ही है जिसने हमारी इस कंपनी की ऑडिट की है, जिस कंपनी में हम लोग अभी ऑडिटर बने हैं। तो उसका क्या कहना था इस कंपनी के बारे में वो जान लेना भी बहुत जरूरी है। ये कैसे ही हो गया कि हम लोग किसी डॉक्टर के पास गए और हमने दूसरे डॉक्टर के पास भी ओपिनियन ले लिया, वैसे ही ये जो ऑडिटर होता है अपने से प्रीवियस ऑडिटर का ओपिनियन जरूर लेता है कि उसका क्या कहना था, ताकि उसका दिमाग उस डायरेक्शन में भी चल सके कि हाँ भाई ये भी एक ओपिनियन हो सकता है। तो जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा तो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट को भी कंसिडर जरूर करेगा। सिंपल है, ये सिंपल से 7 पॉइंट्स थे जिसको कंसिडर करने के बाद ही एक ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। एकदम इजी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।